सुनाओ कि तुम ये जो बढ़ती या इनकम देते हो ना, सैलरी देते हो, ये हमारे पैसों की है, ठीक है, ये गाड़ी हमारे पैसों की है। वो कैसे होता है? क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं, उससे सारी चीज़ जो है वो चल रही होती है। तो टैक्स इज अ काइंड ऑफ मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट दैट इज कंपल्सरी, ऑप्शनल नहीं है, आपने देना है लाजमी। अगर नहीं देंगे तो उसके कुछ इम्प्लीकेशन आपको जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। तो टैक्स की बेसिकली हमारे पास दो काइंड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को आपने अक्सर सुना हो, जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। हर साल आपने रिटर्न फाइल करने होते हैं, कितनी आपकी इनकम आई है, उस इनकम की बेसिस के ऊपर आपको सर्टेन अमाउंट है पे करनी होती है। लेट्स सपोज अगर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरी सैलरी जो है 6 लाख से ऊपर है एनुअल सैलरी, तो उसकी बेसिस के ऊपर मुझे एक सर्टेन परसेंटेज की जो है सम पे करनी पड़ेगी स्लैब के तहत, जिसको कहते हैं इनकम टैक्स। अगर मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ और बिजनेस से मुझे इनकम हो रही है, उसकी भी एक सर्टेन स्लैब है, जिसको अगर मैं एक्सीड करता हूँ तो मुझे गवर्नमेंट को एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर मैं जो है कोई प्रॉपर्टीज वगैरह के बिजनेस पे हूँ, लाइक रेंट्स वगैरह, मैंने काफ़ी प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई, वहाँ से मैं रेंट रिसीव कर रहा हूँ, वहाँ से जो मुझे इनकम आ रही है वो भी एनुअली कैलकुलेट करने के बाद एक सर्टेन अगर स्लैब को मैं एक्सीड करता हूँ तो मुझे अगेन गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे टैक्स की सूरत में, ठीक है। तो कैपिटल गेन्स के ऊपर ऐसे ही टैक्स होते हैं, इनको हम थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपके डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जिनको हम कहते हैं इनकम टैक्स इन अदर वर्ड। दूसरे आपके होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं आपके? जिनको सेल्स टैक्स कहा जाता है। कभी आपने शॉपिंग की, आप शॉपिंग के रिसीट के ऊपर देखिएगा, वहाँ पर जीएसटी या एसएसटी लिखा होता है। इसी तरीके से आप किसी रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं खाना खाने के लिए, वहाँ पर जो आपको रिसीट मिलती है वहाँ पर लिखा होता है जीएसटी एसएसटी। तो ये आपके सेल्स टैक्स होते हैं, जो कि बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो है लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट चार्ज करती है इनको। ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम इनकम टैक्स कहते हैं, एंड सेकेंडली जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसको हम जो है सेल्स टैक्स कहते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है वो हम थोड़ा की पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। मैंने आप स्लाइड में शेयर की हुई है। डायरेक्ट टैक्स में बेसिकली होता क्या है, ये हमेशा एक बंदे की इनकम के ऊपर लगती है। इनकम कौन सी है हमारे पास? प्राइमरी 4 किस्म की इनकम होती है, 5 हेड्स होते हैं लेकिन इनकम 4 किस्म की है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो पांचवी मैं कह रहा हूँ ना, ये पांचवी काइंड नहीं है, ये पांचवी एक रजिस्ट्री है। काइंड आपकी 4 है, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि 5 हेड्स ऑफ इनकम है, जिनमें से सोर्स ऑफ इनकम आपकी कितनी है? 5 है। तो बेसिकली इन हेड्स को रखने का मकसद क्या है कि अकॉर्डिंगली हम जो है लोगों के ऊपर एक परसेंटेज के तहत उनसे जो है टैक्स चार्ज करें। तो कहने का मकसद क्या है कि जो डायरेक्ट टैक्स है, जो इनकम टैक्स है, वो चार्जेबल होता है ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन। वो सैलरी से हो, प्रॉपर्टी से हो, या किसी और तरीके से हो, आपकी किसी भी हेड ऑफ इनकम में से आ रहा है। इसके रेट्स, इसकी परसेंटेज कंफर्म होती है। जैसे कि मैंने बताया, अगर मैं 6 लाख की स्लैब दी हुई है गवर्नमेंट ने कि जो बंदा है गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो 6 लाख से लेकर 10 लाख के दरमियान उसकी एनुअल इनकम है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज का टैक्स लगेगा। अगर वो बंदा क्या करता है, वो 10 लाख से 15 लाख के दरमियान इनकम ड्राइव कर रहा है, तो उसके ऊपर एक डिफरेंट परसेंटेज के तहत टैक्स लगेगा। इसी तरीके से अगर उसकी इनकम 15 लाख के ऊपर और 20 के दरमियान होती है, उस पर एक अलग किस्म का टैक्स लगेगा, उसको हम कहते हैं स्लैब। स्लैब के तहत कोर्ट ने कहा है कि जितनी आपकी इनकम होगी उस हिसाब से आपका टैक्स लगता है। पिक्चर का डेन ठीक है, इसको स्लैब सिस्टम कहा जाता है। मतलब कि गवर्नमेंट डिस्क्राइब करती है रेट कि ये आपका टैक्स होगा जो आपने पे करना है। अब ये रेट कैसे होते हैं? हर साल आपने देखो एनुअल बजट आता है, तो उस साल आपका फिर एक फाइनेंस एक्ट पास होता है। उस फाइनेंस एक्ट में बताया जाता है कि रेट्स कौन से चेंज हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो आपका इनकम टैक्स लॉ है, जो भी टैक्सेशन लॉ है, वो आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग नेचर का है। इतना कोई भी लॉ इन्वॉल्व नहीं होता जितना ये लॉ होता है। क्यों? हर साल आपके पास जो है इसमें तरामीम आ रही होती है, हर साल नहीं भी आ रही थी तो हर 6 महीने बाद आ रही होती है, ठीक है। तो मतलब जब गवर्नमेंट को दिल करता है कि यार अभी लोग रिटर्न पे नहीं कर रहे, इनके ऊपर सैंक्शन लगा दो, कि आप अगर पे नहीं करेंगे तो पेनल्टीज भी लगेगी, ठीक है। तो इस किस्म की पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करती रहेगी। उसके बाद जो है ये टैक्स आपका सैलरी के ऊपर होता है। लाइक अगर सैलरी कम है तो कम होगा, सैलरी ज्यादा है तो ज्यादा होगा, मतलब लेकिन इनका रेट है जो फिक्स होता है, परसेंटेज के हिसाब से, स्लैब सिस्टम के हिसाब से काम कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हम सेल्स टैक्स भी कहते हैं। ये बेसिकली अगर इसका एक बंदे की इनकम के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप जो है 6 लाख एनुअली कमा रहे हैं, आप 10 लाख एनुअली कमा रहे हैं, आप 20 लाख कमा रहे हैं, लेकिन जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे 17% टैक्स आप देंगे, 17% टैक्स वो बंदा देगा जो 5 लाख एनुअली कमाता है। मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम जो भी आप अर्न कर रहे हैं। ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सेल्स टैक्स होता है। सेल्स टैक्स जो है आपका सर्विसेज के ऊपर और गुड्स के ऊपर जो है चार्ज किया जाता है, ठीक है।
और उसके बाद जो है ये नहीं होता कि यार अगर आपकी सैलरी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं होता, इसकी फिक्स नेचर होती है। फिर उसके बाद जो है ये होती है हमारे पास दो टाइप्स ऑफ टैक्सेस, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि टैक्स चार्जेबल कितनी मुद्दत पे होता है पाकिस्तान में। जैसे कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या होता है वहाँ पर आपने हर महीने फीस देनी होती है। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपने 6 महीने में फीस देनी होती है, या कहीं अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपने 1 साल में फीस देनी होती है, कहीं किसी का एनुअल सिस्टम होता है। तो हर एक फीस पे करने की या टैक्स पे करने की एक मुद्दत होती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तहत जो है हमारे पास जो टैक्स ईयर्स हैं वो 3 किस्म के हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो हमारे पास है वो होता है नॉर्मल टैक्स ईयर, जो कि 12 महीने का होता है, और वो स्टार्ट होता है जुलाई से लेकर जून तक अगले साल भी चलता है, मतलब 12 महीने। इस दौरान बंदे ने जितना भी कमाया होगा, सैलरी से कमाया हो, बिजनेस से कमाया हो, कैपिटल गेन से कमाया हो, ठीक है, प्रॉपर्टी से कमाया हो या अदर सोर्सेज से कमाया हो, वो सारा का सारा कैलकुलेट किया जाता है। फिर उसकी इनकम जो है कैलकुलेट करने के बाद एक जो टोटल अमाउंट होती है उसके ऊपर जो है टैक्स जो है वो अप्लाई किया जाता है, फिर जो उसको पे करना होता है। दूसरा हमारे पास होता है स्पेशल टैक्स ईयर। बालों का अगर आपने देखा हो, जैसे गन्ने का एक स्पेसिफिक सीजन होता है, कपास का स्पेसिफिक सीजन होता है, ठीक है, तो उन एंटिटीज के लिए, उन कॉर्पोरेट बॉडीज के लिए ये सही नहीं होता कि वो जुलाई से लेकर जून वाले जो टेन्यूर है उसमें टैक्स पे करें। तो वो जो है गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको कहते हैं कि आप हमारा जो 12 महीने का जो टेन्यूर है वो इस तरीके से काउंट करें कि वो दिसंबर से स्टार्ट हो और अगले साल जो है वो नवंबर में खत्म हो, जनवरी से स्टार्ट हो दिसंबर में खत्म हो। मतलब वो जुलाई और जून वाला जो टाइम पीरियड है इसको चेंज करवाते हैं स्पेशल परमिशन लेके, इसको हम कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर। जैसे गन्ने का सीजन आ गया, वो अपने हिसाब से जो है मांगते गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिप्शन है, उनको अलाउ कर सकती है, बट टेन्यूर इसमें भी 12 महीने का ही होता है। तीसरा हमारे पास ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। ट्रांजिशनल में क्या होता है, लेट्स सपोज कि एक एंटिटी है वो पहले नॉर्मल टैक्स ईयर में चल रही है, फिर उसे जो टैक्स पे करना होता है वो जुलाई से लेकर अगले साल जून तक जो है जो भी इनकम होगी उसका कैलकुलेट किया जाता है। बट होता क्या है, वो चाहता है कि यार मैं ऐसे करता हूँ कि मैं अपना टैक्स ईयर नॉर्मल से चेंज करके मैं स्पेशल टैक्स ईयर करवाना चाहता हूँ, जैसे कि जो वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक चले। अब उस केस में वो गवर्नमेंट अगर उसको अलाउ करती है तो बीच में जो 3-4 महीने का गैप आ रहा होता है, उस गैप को कवर करने के लिए फिर हमारा होता है ट्रांजिशनल, मतलब फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांजिशन, एक टैक्स ईयर से दूसरे टैक्स ईयर में कन्वर्ट होने के दरमियान जो टेन्यूर होता है उसको कवर करते हैं आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक जो है कंपनी है वो जुलाई एंड जून वाला जो है टेन्यूर लेकर चलती है, उसने अक्टूबर के महीने के अंदर गवर्नमेंट को कहा कि मुझे जो है आप अलाउ करें कि मैं जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का टैक्स, दिसंबर तक का टैक्स ईयर जो है आप उसमें मुझे शिफ्ट कर दें, जो कि स्पेशल टैक्स ईयर होगा। अब उसने अक्टूबर में अप्लाई किया, नवंबर दिसंबर 2 महीने रह गए, उनका क्या वो उसका टैक्स पे नहीं करेगा, वो करेगा, लेकिन वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के तहत जो है वो करेगा। तो इस किस्म के हमारे पास 3 टैक्स ईयर्स होते हैं जिस हिसाब से जो है, जैसे आपका सेमेस्टर या एनुअल सिस्टम होता है, मंथली सिस्टम होता है, तो इसमें 3 किस्म के होते हैं, नॉर्मल और स्पेशल एंड तीसरा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर जो आपके होते हैं। अगर हम बॉडीज की बात करें पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी बॉडीज हैं रेस्पॉन्सिबल, तो एक है आपकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होती है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो आपने सुना होगा FBR जिसको हम कहते हैं, ठीक है। FBR जो है आपके वो टैक्स वगैरह सारा कुछ चार्ज करी होती है, उसके पास ये सारा होता है। और 18वीं तरमीम के बाद जो है प्रोविंसेस के पास भी कुछ प्रोविंशियल बॉडीज बनाई गई, जैसे आपकी सिंध रेवेन्यू बोर्ड होगी, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पंजाब में भी ऐसी रेवेन्यू बोर्ड है, APK में है, बलोचिस्तान में। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमारे पास कैसे है, एक तो फेडरल लेवल के ऊपर आपके पास फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR, बाकी हर प्रोविंस के अंदर जो है एक अलग से बॉडी जो है सिचुएट करनी थी, जो कि टैक्स के मामला को जो है देख होती है, कैलकुलेट करना, उनको कलेक्ट करना, सारा उनकी जिम्मेदारी थी। अभी टैक्स कलेक्ट होके जाता कहाँ पर है, हमारे आइन पाकिस्तान के अंदर जो है कंसोलिडेटेड फंड बनाए गए। पहले से फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता था, 18वीं तरमीम के बाद 2010 के बाद जो है प्रोविंसेस के पास भी एक कंसोलिडेटेड फंड आ गया, ठीक है। अब एक तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड है, दूसरा प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड है। तो ये सारी टैक्स की जितनी भी अमाउंट है, अगर फेडरेशन चार्ज करी तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, अगर प्रोविंस चार्ज करे तो प्रोविंशियल में जाएगा। लेकिन आपने रिसेंटली अगर जो है बिलावल भुट्टो की स्पीच सुनी हो, मैं उसको वैसे सुनता नहीं हूँ, कल वर्ष ऐसी नजर से गुजरी, नवाबशाह में वो तकरीर कर रहे थे कि हमने 18वीं तरमीम के बाद जो है सूबाई खुद मुख्तारी दी,
सुबह खुद मुख्तारी के साथ हमने दूसरा काम किया कि NFT अवार्ड जो आपको मिलता है, ठीक है, वो अब मिलता है सूबों को। वो कैसे मिलता है? वो आपका जो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड होता है उसमें से एक सर्टेन शेयर जो है वो दिया जाता है सूबों को कि ये आपका हिस्सा होता है। तो टैक्स आपका कलेक्ट होकर जाता है इन फंड में, और उन फंड में जो है प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पर इस तरीके से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सर, इस कंसोलिडेटेड फंड में एज टैक्सेस के अलावा एक और रकम भी जमा की जाती है जिससे नादी या एड्स की जो यस बिल्कुल, वो इन एडिशन टू है, तो बिल्कुल वो होती है। बट सिंस वी आर नाउ डिस्कसिंग ये, वैसे इसके अलावा और भी टॉपिक्स आ सकते हैं, लाइक उसमें से चार्जेबल क्या क्या चीज़ें होती हैं, सैलरीज आपकी पेड होती हैं, ये सारी। बट हम टैक्स को डिस्कस करें तो इसकी जो है मैंने वो किया। बट आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी जो एड्स होती हैं, जो आपको ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं फॉरेन, वो सारा कहाँ होता है? गवर्नमेंट के खजाने में ही जाता है, उस खजाने को ही कहते हैं फॉरेन कंसोलिडेटेड फंड। तो ये दो किस्म के हमारे पास फंड होते हैं पाकिस्तान में सिचुएट करते हैं। अगर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो स्लाइड नंबर 6 के ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से लॉज हैं जो कि टैक्सेशन को रेगुलेट करते हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले हमारे पास है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। हमने देखा था एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जो आपकी इनकम टैक्स के मामला हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस उनको डील कौन करते हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। फिर इसकी जो है एडिशन में हमारे पास कुछ रूल्स भी 2002 के एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम इनकम टैक्स रूल्स के नाम से जानते हैं। उसमें फिर पूरा डिटेल प्रोसीजर जो है लिखा हुआ है। ये दोनों जो है इनकम टैक्स को डील करते हैं। तीसरा इनके साथ क्या आता है? आपका जो फाइनेंशियल एक्ट होता है जो कि हर साल पास होता है। जब भी आप समझे ना बजट पास हुआ है, सरकारी मुलाजमीन की 35% सैलरी बढ़ गई है और इतना टैक्स बढ़ गया है, इस चीज़ में इतना टैक्स लग गया है, तो वो सारा कैसे होता है? आपके फाइनेंशियल जो एक्ट होता है, फाइनेंस एक्ट होता है, उसके साथ आता है। हर साल कैसे आपके पास बजट जब भी पास होता है तो फाइनेंस एक्ट आ जाता है। उसके बाद सेल्स टैक्स के हवाले से हमारे पास कुछ कवानीन है। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 है, उसके रूल हैं 2006 के, और स्पेशल प्रोसीजर इनका रेगुलेट होता है 2007 के तहत। आप इन लॉज को थोड़ा डिटेल में देखें तो इनका मैंडेट है क्या। ये हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क है पाकिस्तान में रिगार्डिंग टैक्सेशन, जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, इनकम टैक्स अलग और सेल्स टैक्स अलग। अब जो है हमारी ज़्यादा इंट्रैक्शन होती है वो होती है इनकम टैक्स के साथ। सेल्स टैक्स के साथ बहुत ही कम होती है। जैसे कि उनको बताया कि अब सेल्स टैक्स का स्कोप क्या है बेसिकली, अगर एक बंदा रेस्टोरेंट चला रहा है तो उसने जो है बंदों से टैक्स चार्ज करना है, विदोल्ड जिसको हम कहते हैं ना, वो विदोल्ड कर लेता है, 17% लगा दिए GST, वो चार्ज कर रहा होता है उस रेट के हिसाब से जो भी उसको गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, ठीक है। तो उसका स्कोप जो है वो जो बिजनेस है उनके तहत रहता है। अब हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे हेड्स ऑफ इनकम कि जब भी जो है आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपके पास 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। 4 टोटल है, लेकिन उनको 5 में जो है डिवाइड किया गया, उनको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जो कि हमें डिस्कस करने की जरूरत है। सबसे पहले इनकम का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम का मतलब ये होता है एक शख्स ने 12 महीने के टेन्यूर में जितना भी कमाया है, बाय सैलरी कमाया है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी थी या इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन था, जो भी उसकी रिसोर्सेज थी, उसने जितना भी कमाया वो सारी सम्स को कैलकुलेट किया जाता है, उसको कहा जाता है कि भाई ये एक बंदे की इनकम, दिस इज वेरी जनरल, मतलब आम सी डेफिनेशन है। अब टैक्सेबल इनकम कौन सी होती है? टैक्सेबल इनकम में उसको जो अलाउंसेस दिए जाते हैं, जो कि आपका ये ऑर्डिनेंस अलाउ करता है कि आप उनको दे सकते हैं, उनको डिडक्ट कर दिया जाता है आप उसकी जो भी होती है, फिर उसके बाद उसकी ग्रॉस सैलरी निकल जाती है, उसके ऊपर टैक्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो मतलब टैक्सेबल इनकम वो है जिसमें से डिडक्शन वगैरह कर दी जाती है, अलाउंस को डिड्यूस करने के बाद फिर जो इनकम आती है वो आपकी टैक्सेबल इनकम होती है। नाउ डिडक्टेबल अलाउंसेज, ये वर्ड आगे जाकर हम यूज़ करेंगे। क्या होते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेज? वो होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको जो है लेट्स सपोज कोई बेनिफिट मिला है, ठीक है, और ऑर्डिनेंस उसको कहता है दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस, तो आप इसके ऊपर उसको चार्ज नहीं करेंगे। अगर एक बंदा है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी के बिजनेस में है, या लेट्स सपोज वो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो ड्राइव कर रहा है, तो ऐसे उसमें जो है ऑर्डिनेंस उसको कहते हैं कि अगर आप ये वाला बिजनेस करेंगे तो आपको जो है इसमें से एग्जाम्पल। तो बेसिकली इस तरीके के आपके पास कुछ डिडक्टेबल अलाउंसेज होते हैं जो कि आप अपनी उसमें से सैलरी में से डिडक्ट या इस तरह से डिडक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके होते हैं टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट में बेसिकली ये होता है कि आपकी सैलरी में से या इनकम में से जो आपको रिड्यूस किया जाता है ना, उसको तो हम कहते हैं डिडक्टेबल अलाउंस। लेकिन जब आप टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, टैक्स कैलकुलेट करने के बाद कुछ ऐसी प्रिविलेजेस हैं, एग्जम्पशन हैं जो ये ऑर्डिनेंस देता है, उनको हम टैक्स क्रेडिट का नाम देते हैं।
अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये कि जो आपकी डिडक्टेबल अलाउंसेज है वो डिडक्ट किए जाते हैं आपकी इनकम में से, टोटल इनकम में से। जो आपकी टैक्स क्रेडिट है वो आपके जो टैक्स निकल के आता है उसमें से माइनस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 6 लाख रुपये कमा रहा हूँ, उस रेट के हिसाब से मेरा जो लेस सपोज या फिर अगर मैं एस्टिमेट हूँ 10,000 रुपये लेस सपोज मेरी टैक्सेबल इनकम बनती है, उसमें से जो भी डिडक्टेबल अलाउंसेस से सारे काट के 10,000 रुपये। अब 10,000 में से जो है मैं देखूँगा लॉ मुझे कौन कौन से देता है। अगर मैंने कोई ज़कात दी थी, ज़कात इज़ द टैक्स। अगर मैंने कोई जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह की, इस किस्म के कुछ 4 आइटम होते हैं हमारे पास डिडक्ट टैक्स क्रेडिट जो आप अपनी जो 10,000 की अमाउंट निकल कर आई है उसमें से माइनस कर सकते हैं। मेरे पास 10,000 की आ गई अमाउंट टैक्सेबल इनकम, अब उसमें से निकल कर के आया है, उसमें से फिर जो है जो भी अमाउंट मेरे पास 10,000 की होगी उसमें से माइनस करूँगा टैक्स क्रेडिट को, फिर जो फाइनल अमाउंट होगी वो मेरी पेबल टैक्स होगी। ठीक है, तो इसमें से कैसे चेंज करिए? पहले इनकम आई, इनकम में से माइनस हुए आपके डिडक्टेबल अलाउंसेस, फिर आपने इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई किया, आपके पास एक टैक्सेबल इनकम आ गई, उसमें से फिर आपने टैक्स क्रेडिट को माइनस किया, फिर आपकी जो है पेबल टैक्स आ गया, फिर अब आपने ये वाला टैक्स किया। तो सारा इस तरीके से सिस्टम हो गया, वो चल के आ रहा है। एड्स ऑफ इनकम को मैंने डिस्कस किया, एक होता है सैलरी। सैलरी को डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक। सैलरी मतलब एक बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसने जो है वहाँ से कोई सैलरी ली, कोई वेजेस लिए, या उसको कोई पर्क्यूसाइड्स कोई बेनिफिट्स वहाँ से मिल रहे हैं अपनी जॉब से, तो वो सारे जो है उसकी सैलरी के अंदर इंक्लूड होते हैं। उसकी डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस, अगर एक बंदा जो है वो कोई बिजनेस जो है कंडक्ट कर रहा है और वहाँ से उसको कोई इनकम रिसीव हो रही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसकी कोई प्रॉपर्टी है वहाँ से वो रेंट वगैरह रिसीव कर रहा है, तो उसकी वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, 3 किस्म के होते हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। वहाँ से वो इनकम जो है जनरेट करता है, वो उसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहलाती है। एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इन चारों में से अगर आपकी इनकम ऐसी है जो कि कहीं भी फॉल नहीं करती, वो 5वें में चली गई, रेजिड्यू आप उसको कहते हैं, रेजिड्यू सोर्स है। तो हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सैलरी है तो सैलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अगर कैपिटल गेन है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। सैलरी जो है बेसिकली इसको कहा जाता है कि सैलरी में सबसे पहली चीज़ आएगी आपकी पे, फिक्स इनकम जो आपको मिलती है, आपकी वेजेस, सपोज आपको डेली वेजेस पे रखा गया, या फिर उसके अलावा कोई दूसरी रेम्यूनरेशन आपको, लाइक आपने एक्स्ट्रा आवर्स दिए, ओवर टाइम जिसको हम कहते हैं, वो दिए, उसके मद में आपको कुछ पैसे मिलते हैं। तो जितने भी सैलरी, वेजेस और रेम्यूनरेशन जो दूसरी आपको मिलती है, ये सारी आपकी सैलरी की डेफिनेशन के अंदर मिलती है। और क्या सैलरी में आता है? परक्यूसाइड्स, जो आपको बेनिफिट्स देता है आपका एम्प्लॉयर, जैसे अकोमोडेशन दे दी कि भाई आपको ये घर मिल गया, सरकारी गाड़ी दे दी आपको, ठीक है। उसके अलावा सर्विसेज दे दी, क्या ये नौकर आपके वाले हैं या आपकी खिदमत होता है ना, सरकारी या बैंगलोर पर जो होता है। उसके बाद यूटिलिटीज़, आपको भी यूटिलिटीज़ वगैरह मिल जाए, आप ये पे नहीं करेंगे। तो सारी जो पर्टिकुलर्स होती हैं ये एग्जाम्प्टेड नहीं होती, ये भी टैक्सेबल होती है। बेसिकली टैक्सेशन का मकसद क्या है कि जब भी एक एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई होता है वो आपस में क्या करते हैं कि कोई ऐसा अग्रीमेंट ना कर ले जिस तरीके से वो गवर्नमेंट को धोखा देता है। सपोज वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से कहते हैं कि यार ऐसे करते हैं कि मैं आपको सैलरी तो 40,000 दूंगा, गलती तो आपकी 60,000 है, लेकिन अगर मैं 60,000 दूंगा तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स को इवेट करने के लिए ऐसे करते हैं, मैं आपको 40 सैलरी देता हूँ, घर भी मैं आपको फ्री दूंगा, गाड़ी भी मैं आपको फ्री दूंगा, आपको यूटिलिटीज देने की जरूरत भी नहीं होगी और आपको ये दूसरे बेनिफिट मैं दूंगा। ठीक है, ये क्या होगी? तो टैक्सेशन लॉ इसको किस निगाह से देखते होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपको जो आपका एम्प्लॉयर सैलरी के बजाय जो भी बेनिफिट देगा वो बेनिफिट टैक्सेबल है, बट एक सर्टेन अगर व्हीकल है, अगर आप उसको जो है पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करें तो उसको अलग परसेंटेज लगती है, अगर आप उसको ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें तो उसको अलग जो है परसेंटेज लगती है, अगर आप उसको दोनों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें तो उस पर अलग जो है परसेंटेज। इस तरीके से अकोमोडेशन पर आपको सर्टेन अमाउंट जो है पे करनी होती है, हेल्थ सर्विसेज आपको मिलती है उसके ऊपर अलग, यूटिलिटीज आपको एग्जाम्पल है उसके ऊपर अलग आपको टैक्सेशन भी अमाउंट पे करनी होगी। मतलब सैलरी की डेफिनेशन के अंदर आपके सारे बेनिफिट भी इंक्लूडेड होते हैं, अकोमोडेशन मिलती है, यूटिलिटीज आप हो रही है, आपको कोई व्हीकल मिल रही है, सारा कुछ आपकी सैलरी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होती है। पीछे आवाज़ आ रही है आपको? यस एग्जैक्टली। पर्क्यूसाइड्स पर ऐसे होता है कि सर्टेन परसेंटेज है, जैसे कि मेरे वैक्यूम की बात होता है 10% आपका लगेगा जब आप उसको जो है करते हैं, लाइक
जो क्या कहते हैं उसको ऑफिशियल यूज़ के लिए करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उसको पर्सनल और उसके लिए करते हैं गाड़ी आपके लिए, तो उस पर अलग होता है। ये सारे हमें जो है रूल्स उसमें बताते हैं। मैं इसलिए आपको नोट शेयर करूँगा जिसकी हर एक फंगिसाइड की अलग वैल्यू है, उसका अलग से हमें फॉर्मूला भी दिया जाता है कि आप उसको कैलकुलेट करें, ठीक है। कोई टैक्स नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली है। ये आप एम्प्लॉइज़ की बात कर रहे हैं, जैसे कोई एम्प्लॉइज़ की है, वैसे आप होता क्या है, मैं इस बात को एडजस्ट करूँ। आपकी पूरे साल की इनकम निकालने वो इनकम निकालने के बाद जो ये देखा जाता है कि क्या आप स्लैब को अचीव करें। स्लैब की पहले बात करो, 6 से 10 की एक स्लैब होती है, फिर ऊपर से ऐसे स्लैब कि इतनी स्लैब के अंदर ये टैक्स होगा, इतनी स्लैब के अंदर ये टैक्स होगा। अगर आप उसको एक्सीड नहीं करते, 6 लाख से नीचे आपकी ऐसी इनकम है, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप रिटर्न फाइल करते हैं। देखा ठीक है, बाकी हम 6 लाख ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है जो मैं पहले बात कर रहा था कि पहले आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट की जाती है, इतनी इनकम है, उसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस निकाले जाते हैं। तो ये जो अभी सलामत अली, तो सलामत अली जो बात करें वो सारे उन अलाउंसेस को माइनस करने की बात करें, वो माइनस होते हैं। माइनस होने के बाद आपकी जो इनकम आती है उसके ऊपर टैक्स अप्लाई किया जाता है। टैक्स होता है ना, एग्जैक्टली दूसरा होता है टैक्स, वो क्या होता है? कौन सा उसमें आता है ना चार्ट में, जब कॉम्पिटिशन में जाते हैं टैक्स देखने के लिए हमारे ऊपर कितना टैक्स का उसमें एक होता है कि टैक्स जो ऑटोमेटिक ना सेविंग से निकल कोई देना नहीं, दूसरा आ जाता है मतलब इसको वो आ जाता है। अच्छा यार नॉट श्योर अबाउट दिस, क्योंकि मैंने पोर्टल का भी इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, पोर्टल का भी इस्तेमाल नहीं किया, तो ये क्या है मैं रिसर्च करके बता सकता हूँ क्या चीज़ है। तो बाकी आप नॉट श्योर अबाउट, क्योंकि मिस इन्फॉर्म करने से अच्छा अपना एक्सक्यूज करेगा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, ठीक है। गौरव में इधर उधर की बातें वहाँ, ठीक है। तो बेसिकली होता ये कि उस बंदे की इनकम में से जो टैक्स है सारा जो डिडक्टेबल अमाउंट से वो माइनस करने के बाद जो आपके पास इनकम आती है, जैसे इन्होंने भी बताया 18 लाख इनकम थी उसकी, उसमें से जब उसने उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हमने निकाले, लाइक उसने यूटिलिटीज पे की थी या उसने अपनी ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट को टैक्स पे की और जो अपनी उसकी बस में क्या कहते हैं उसको विदहोल्डिंग टैक्स जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट ऑलरेडी आपकी काट रही होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ठीक है, तो वो भी माइनस होते हैं। तो सारा माइनस करने के बाद जो फाइनल इनकम आती है उसके ऊपर जो है टैक्स अप्लाई किया जाता है, इसको टैक्सेबल इनकम कहते हैं। फिर उसमें से भी आप टैक्स क्रेडिट को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑर्डिनेंस बताता है कौन कौन से आपके टैक्स क्रेडिट हैं, क्योंकि हर साल आपके चेंज होते हैं। टैक्स क्रेडिट जैसे क्या हो गया कि आपने चैरिटी दी है, ठीक है, तो आपका एक टैक्स क्रेडिट है, उसकी जितनी भी अमाउंट परसेंटेज कैलकुलेट करके वो आप फिर अगेन उसमें से माइनस कर सकते हैं, फिर आपकी टैक्स जो आपके ड्यू होते हैं पेबल टैक्स होते हैं। तो आपने इनका टैक्स जो है डायरेक्ट इधर जो टैक्स होते हैं उसमें टैक्स और टैक्स जो है कोई भी हम लेके या डायरेक्ट टैक्स में आपको पहला ये होता है कि या तो विथहोल्डिंग करके वो काट रहे होते हैं या आपको रिटर्न फाइल करके। जैसे अभी रिटर्न की आखिरी डेट होती है 30 सितंबर आती है। गवर्नमेंट हर साल जब भी टैक्स पीरियड खत्म होता है, मतलब जुलाई के बाद जब वो बजट वगैरह आए तो 2 महीने का टाइम देते हैं, 2-3 महीने कि आप इसमें जो है अपना वो करते हैं, उस टाइम को एक्सटेंड भी कर दिया जाता है, कभी कभी नहीं किया जाता। तो बेसिकली वो रिटर्न फाइल करने से उसमें आप बताते हैं कि मेरी इतनी इनकम थी, इतने एक्सपेंसिस थे, माइनस करने के बाद इतनी मेरी अब टैक्सेबल इनकम बन गई जो मैं पे कर रहा हूँ, ये नहीं बनती तो मैं नहीं पे कर रहा। सिंपली आपने गवर्नमेंट में इन्फॉर्म करना। तो उसके अलावा पर्सनलाइज हो गए अलाउंसेस, सैलरी पर्सन की अलाउंसेस अलग है, डिडक्टेबल अलाउंसेस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की अलग है और इनकम फ्रॉम बिजनेस की अलग है। अलाउंसेस में कौन कौन सी, तो ज़कात आपकी अलाउंस है, डिडक्टेबल अलाउंसेस सैलरी पर्सन की, और इसके अलावा 3 और होती है। तो इस किस्म की 4 जो है आपकी डिडक्टेबल अलाउंसेस होती है, जो कि आप अपनी जो टोटल इनकम होती है उसमें से माइनस करके फिर उसके ऊपर टैक्स की जो अमाउंट है परसेंटेज वो उस पर अप्लाई करेंगे। उसके अलावा आपने कोई एक्सपेंडिचर किया था, जैसे कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई को कहा जाता है कि यार
आपकी जो हेल्थ सर्विसेज है ना वो फ्री है। लेकिन फ्री कैसे होती हैं कि आप करवा लें, करवाने के बाद आप जो भी रिकॉर्ड है हमें सबमिट कराएं, सबमिट कराने के बाद जो है हम आपको पैसे रिम्बर्स कर दें। कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो कोई खर्चा एक्सपेंस तो करता है, लेकिन वो एक्सपेंस उसको रिम्बर्स हो जाता है, वो भी उसकी सैलरी के अंदर इंक्लूड होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अक्सर ऐसे ही होता है। अक्सर फोर्सेज का तो ऐसे होता है, जैसे कि आर्म फोर्सेज हैं, उनमें तो उनके हॉस्पिटल ही फ्री होते हैं, उनको भी पैसे शुरू से इतनी चार्ज की जाते हैं। एक किसी किसी को कहा जाता है कि आप खर्च कर लें, खर्च करने के बाद हम आपको पैसे रिम्बर्स कर देंगे। तो कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस उसको इंकर होते हैं उसके बाद में उसको रिम्बर्समेंट हो जाती है, वो भी जो बेनिफिट है उसकी सैलरी के अंदर इंक्लूडेड होता है। इसलिए वो स्केप नहीं कर सकता क्योंकि वो इनकम रिसीव कर रहा है ना उस चीज़ को। उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो भी उसको सैलरी या वेजेस के अलावा या उनकी मद में दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया ना, गवर्नमेंट को चकमा देने के लिए ये करने के लिए 40,000 सैलरी रख देता हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं आपको इतना लोन दे देता हूँ, इतना प्रॉफिट दे देता हूँ वगैरह वगैरह, जो कि सैलरी में नहीं आएगा। लेकिन लॉ क्या कहता है, वो चीज़ भी आपकी सैलरी के अंदर आएगी, जो कि आपने वेज की मद में या उसके एडिशन में जो है किसी बंदे को अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कोई पे किए किसी गवर्नमेंट प्रॉफिट को, वो भी इसकी सैलरी के अंदर जो है इंक्लूड होगी। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जो कि सैलरी के अंदर होती है, जो कि आमतौर पर हम समझ लेते हैं कि नहीं इंक्लूड होंगी, बट ये इंक्लूडेड होती है जब भी हमने इनकम फ्रॉम सैलरी को कैलकुलेट करना होता है। ये हो गया हमारे एक हेड इनकम। इसमें से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल बीच में भी हो किसी का भी हो तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। दूसरा हमारे पास होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है, स्लाइड नंबर आप देख सकते हैं ये 13 के ऊपर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बेसिकली रेंट होता है जो कि आप रिसीव करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी से। आपको कोई मकान था, आपने किराए पर दे दिया, ठीक है, उसकी मद में आपको रेंट रिसीव हो रहा है, वो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। लेकिन इसकी कुछ फिर वो एक्सेप्शन दो, जो कि नीचे मैंने दो लिखी हुई। पहली एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपने जो है एक बिल्डिंग को लीज पर दिया, उस बिल्डिंग के साथ साथ उसमें जो मशीनरी थी, जो प्लांट वगैरह का जो भी उसमें नेचुरल फैक्ट्री है, उसमें मशीनरी वगैरह के साथ आप उसको लीज कर दिए, वहाँ से जो आपको रेंट रिसीव होगा ना, वो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं फॉल करेगा, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है इसकी। वो इनकम फ्रॉम ऑर्डिनरी तो ऐसे लगता है ना, मेरी फैक्ट्री है, प्लांट है, मैंने किसी बंदे को लीज दे दिया है तो रेंट ना, तो लेकिन लॉ क्या कह रहा है, वो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में फॉल नहीं करेगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि रेजुअली हेड जो है यहाँ पर बनाया गया है। इसी तरीके से सेकंड एक्सेप्शन यहाँ पर क्या आती है, आपने जो है किसी बिल्डिंग को जो है दिया हुआ है रेंट के ऊपर, उसके साथ आपने ये कहा है उसको कि यार आप यूटिलिटीज पे नहीं करना, ठीक है, एमिनिटीज पे नहीं करना, ये दूसरी सर्विसेज है, आप उसके लिए उसको जो है आप खुद ले रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि वो आपका वाला मुझे, आप कहते हैं यार इसके पैसे जो है आप मुझे दे दो, तो वो जितने भी आप सोर्सेज वहाँ से मतलब ड्राइव करें, इनकम रिसीव करें उससे इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटीज सर्विसेज वगैरह, वो सारी भी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ठीक है, तो ये दो इसकी एक्सेप्शन है। बाकी इसके अलावा सपोज स्कूल अगर जो है रेंट पर दिया गया है तो इसका मालिक जो उसका रेंट रिसीव कर रहा है तो वो भी आपका क्या होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हमने देखा कि भाई सैलरी में कुछ आपके डिडक्टेबल अलाउंसेज होते हैं, टैक्स क्रेडिट होते हैं, इस तरीके से आपके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के भी कुछ डिडक्टेबल अलाउंसेज होते हैं। जैसे सपोज एक बंदा जो है वो 4 फ्लैट जो ऑन कर रहा है, वहाँ से इनकम रिसीव करता है, 10 लाख की उसकी एनुअल इनकम होती है। अब उसके बाद क्या करता है, देयर आर सर्टेन अलाउंसेज जिनको वो डिडक्ट कर सकता है बिफोर अप्लाइंग द रेट ऑफ टैक्स। वो कौन कौन से हैं यहाँ पर, रिपेयर, फिर उसने जो है उस जगह को, उस प्रॉपर्टी को रिपेयर कराने में कुछ अमाउंट खर्च किया, वो डिडक्ट की जाएगी पहले टैक्स अप्लाई करने से पहले। उसने कोई प्रीमियम पे किया है, इंश्योरेंस उसने करवाई हुई थी, इंश्योरेंस की अमाउंट, प्रीमियम जिसको अमाउंट कहते हैं, वो उसने पे की, वो भी डिडक्टेबल होती है। लोकल रेट या टैक्सेस उसने पे किए, लाइक म्यूनसिपल को टैक्स दे दिया, टैक्स वगैरह पे कर दिए जो कि रेवेन्यू लॉ के अंदर आपने पढ़ा होगा, वो सारी भी जो है डिडक्ट कर सकता है वो बंदा। प्रॉफिट्स ऑन डेब्ट, जो उसने जो है कोई कर्जा लिया हुआ था, कर्जे की मद में उसने जो इंटरेस्ट वगैरह पे किया था, जिसको प्रॉफिट ऑन डेब्ट कहते हैं, जो कि पेड होता है, किसी को पे किया जाता है बैंक वगैरह को या किसी और कॉर्पोरेशन को, वो भी आपका डिडक्टेबल अलाउंस है, वो भी आप माइनस करेंगे बिफोर अप्लाइंग टैक्स। एक्सपेंडिचर है, आपने लेट्स सपोज आई थिंक इसकी 4% अमाउंट है वो अलाउ की जाती है कि आप जो, अब देखो मेरे लेट्स सपोज हैदराबाद में 10 फ्लैट्स है, अब उनको कलेक्ट करने के लिए रेंट को मुझे ज़ाहिर है कोई बंदा रखना पड़ेगा या कुछ मुझे एफर्ट्स करनी पड़ेगी, पेट्रोल खर्च करके वहाँ तक जाना पड़ेगा। सो जो आपका एक्सपेंडिचर होता है उन रेंट्स को रिसीव करने का, 4% तक जो है वो भी आपका
अलाउड होता है कि आप उसको डिडक्ट करें। उसके अलावा जो है शेयर इन ब्रांड या शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन हो गया कि आपने कोई हाउस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन है वहाँ से या कोई दूसरी कॉर्पोरेशन है उससे आपने जो है लोन देने के बाद कंस्ट्रक्शन करवाई थी या कुछ और काम करवाया था जिसको आप कुछ पैसे के जो है सर्टेन पे कर रहे हैं शेयर वगैरह पे कर रहे हैं तो वो शेयर की अमाउंट वो जो है वो भी इसमें से माइनस की जाएगी बिफोर अप्लाइंग की रेट। और उसके बाद जो लीगल सर्विसेज अगर आपने ली है कोई वो भी डिडक्टेड होती है यहाँ से। अनपेड रेंट है आपके किराएदार ने आपको रेंट पे नहीं किया कानून ये नहीं कहेगा कि आपने जो है क्योंकि फ्लैट तो किराए पे लिया और पैसे पे करो में नहीं जो आपने रिसीव किया है सिर्फ आपने उसका पे करना है। इफ द रेंट इज अनपेड आपको उसके लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये सारी कुछ होती है हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंसेस जिनको आपकी टोटल सैलरी में से माइनस किया जाता है कि आपका टैक्स का रेट जो है अप्लाई किया जाता है। ये होगी आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं एनी गैसेस पढ़ा होगा ना टैक्सेशन लॉ 14 में कौन कौन यहाँ पे अच्छा नहीं आपको लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना तो जो एक्सपीरियंस कर सकते जी आपका कैपिटल है अगर आपका वो पर्सनल लोन सबसे पहले रजिस्टर करना है उसके बाद आपकी जितनी इनकम होती है वहाँ से उसमें से आपको क्या करना होता है आपके ट्रेडिंग जिसमें आपके पास तो आप क्या करेंगे जो भी आपके पास कोई एक्सपेंसेस वो सारे अपने डिडक्ट हो जाएंगे जो करके बाकी जो इनकम रहेगी ना बाकी वो और जो डिडक्ट होते हैं उनको हम डिडक्टेबल अलाउंसेस कहते हैं ठीक है। उसके बाद है आपकी वहाँ पर टैक्स अप्लाई होगा फिर टैक्स क्रेडिट वगैरह तो बिल्कुल ऐसे है। बिजनेस में कैसे है बिजनेस में आप कोई भी सर्विसेज वगैरह ट्रेड या ऑक्यूपेशन के अंदर है एक बड़ी लैबोरेटरी डेफिनेशन हमें लॉ देता है लेकिन उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो बताता है बिजनेस में वो कहता है कि प्रॉफिट एंड गेन्स जो भी आपने बिजनेस से ड्राइव किए कोई सर्विसेज आप दे रहे हैं किसी प्रोफेशन के अंदर है कोई ट्रेड है कोई ऑक्यूपेशन है बट ऑल विद इन द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस तो फिर जो है उसमें जो भी प्रॉफिट एंड गेन्स होंगे वो आप कंसिडर होंगे जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस है। सेकेंडली उसमें होता है कि इनकम ड्राइव बाय एनी ट्रेड प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन जो कि आप किसी गुड्स को या सर्विसेज को प्रोवाइड करके जो है वहाँ से जनरेट कर रहे हो तो ये भी आपकी बिजनेस की इनकम में शामिल होगा। उसके बाद आपने जो है किसी टेंजिबल प्रॉपर्टी को हायर किया या लीज पर लिया है ठीक है तो वो जितनी भी इनकम वहाँ से आप रिसीव मतलब दिया है सॉरी वहाँ जैसे होता है ना अक्सर लोगों का बिजनेस क्या होता है किराए पर चीज़ें देना ठीक है। टेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब जो कि टेंजिबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है फिजिकली इसको हम टच कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी या टेंजिबल। तो आपने कोई किसी कॉर्पोरेशन का बिजनेस ऐसा है जिसने प्लॉट्स कोई बिल्डिंग वगैरह कुछ हायर पर या लीज पर दी हुई है तो वहाँ से जो वो इनकम ड्राइव कर रहा होगा वो भी आपकी बिजनेस इनकम के अंदर शुमार होती है। अच्छा अक्सर क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो किया कोशिश करते हैं कि कम अमाउंट बता दें कि हमने रेंट जो है इतना दिया तो उसमें लॉ क्या कहता है उसको लॉ जो कैसे कहता है फेयर मार्केट वैल्यू देखी जाएगी इस इलाके में फेयर रेंट कितना है तो उस फेयर रेंट के हिसाब से जो उसको चार्ज की जाएगी ये नहीं कि जितने उसने बताया फेयर रेंट कितना है आप FBR वाले आपको नोटिस भेज सकते हैं कि भाई आज है सपोज एक स्कूल है इसका रेंट बनता है 25-30 हज़ार लेकिन आप मेंशन रिकॉर्ड में करेंगे भाई 10,000 है तो दिस इज समथिंग नॉट एडमिसिबल ठीक है। तो उन सूरतों में क्या होता है जो आपका एक्चुअल फेयर मार्केट वाला रेंट होता है वो वहाँ पर आप कुछ कह रहे एग्जैक्टली लेकिन FBR उसको एक्शन ले सकता है तो बाद में आपको पे करने पड़ सकते हैं तो कानून ने गुंजाइश रखी हुई है। उसके बाद जो है अगर कंपनी का काम है मैनेजमेंट कंपनी है उसका काम किसी चीज़ को मैनेज करना है चीज़ों को मैनेज करना है जैसे इवेंट मैनेजर जो आपके होते हैं अक्सर ऑर्गेनाइजेशन उनका भी वो बिजनेस है एज अ बिजनेस उसको करें वहाँ जितनी भी वो इनकम रिसीव करेंगे वो भी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। और डेप्थ दिया होगा कोई कंपनी है कॉर्पोरेशन है उसका काम ही लोन देना है लोन देने के बाद जो है वो उसको ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो भी उनका बिजनेस है वहाँ से भी जो इनकम वो रिसीव करेंगे वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस के एक्ट के अंदर है। तो ये हमारी होती है। फिर इसके बाद अगेन वही बात होगी कि उसमें से कुछ एक्सपेंसेस हुए वो माइनस किए जाते हैं फिर कुछ टैक्स क्रेडिट है जो कि लॉ हर साल वो रिफॉर्म करता रहता है वो लॉ है तो उसमें से जो है निकाल देते हैं
ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर जनरली देखा जाए तो कोई भी बंदा बिजनेस कंडक्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, मैनेजमेंट सर्विस देकर प्रोवाइड करके या किसी और तरीके से वो आपका बिजनेस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या है? कैपिटल का मतलब क्या है? आपके पास ही अपना मतलब जो आपका पर्सनल होना उसको कैपिटल अमाउंट होती है वो बैंक को भी आपसे मानता है कि वो पूछते हैं कि आपको अपने लोन लिया है या जो अपना होता है ना जो ना लिया अपना ऐसी है। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में ये चीज़ होता है कि कोई भी आप इनकम रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम दी मतलब जो भी डिस्पोजल से मिलती है आपको अपनी कैपिटल एसेट से, वो आपका कैपिटल गेन होता है। जैसे कि कैपिटल एसेट क्या होता है? 3 किस्म के कैपिटल एसेट जो है हमें लॉ करना है। एक होता है डिस्पोजल ऑफ मतलब कैपिटल एसेट जैसे हो गए कि आपने सिक्योरिटीज होगी आपने कभी सुना है कि लाइक मुदारबा कंपनीज होती हैं कुछ और टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स होते हैं और बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड तो सुना होगा। तो ये सारे आपके एसेट्स होते हैं, कैपिटल एसेट समझ। इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कैपिटल एसेट है आपका। उसके बाद जो है सिक्योरिटीज वगैरह जो बॉन्ड वगैरह होते हैं ये सारे आपके क्या होते हैं कैपिटल एसेट्स में होते हैं। इनको डिस्पोज ऑफ करने पर आपको जो भी गेन्स मिलते हैं वो सारी आपकी इनकम फ्रॉम कैपिटल एसेट्स के अंदर एग्जैक्टली वहाँ पर उसमें फॉल करती है। फिर अगेन फिर वहाँ पर ये देखा जाता है क्या कि कोई इसका एक्सपेंसिस है तो वो उसको माइनस किया जाता है, फिर उनको टैक्स नहीं बताया कोई लोन वगैरह लग गया ना आपका तो जो आपका अमाउंट होता है ना उससे वो गाड़ी मजे का क्वेश्चन है, मुझे बताएं आपकी लॉटरी लगी है तो लॉटरी वाली इनकम किस में पहुंच गई? कौन से लॉटरी लग जाती है ना, ये बॉन्ड लग गया, प्राइस बॉन्ड निकला है तो कौन से एड में पहुंच गई? वो अदर सोर्सेज में आता है। आपकी जो लॉटरीज हैं आपने कोई प्राइज भी किया है, आपसे कोई बॉन्ड निकला है, प्राइस बॉन्ड को कहते हैं, वो सारा आपका तो देखें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो है जो आप उनको डिस्पोज ऑफ करने पर जो है आपको मिलता है। डिस्पोज ऑफ मतलब आपने उनको बेचा है, उनको बेचने के ऊपर जो आपको गेन मिल रहा है ना वो आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल है। हाँ अगर आप उसको एज अ बिजनेस करें तो वो एक एक्सेप्शन आ सकती है। अगर उसको आप एज अ बिजनेस करने के आपका काम ही ये है ठीक है, लेकिन हम कैपिटल गेन्स की बात करें तो कैपिटल गेन्स में आपकी वो इनकम होती है जो आपको तब मिलती है जब आप किसी कैपिटल एसेट को डिस्पोज आउट करते हो, उसको बेचते हो। डिस्पोज ऑफ की डेफिनेशन क्या होती है? उसको सेल आउट करना, किसी और बंदे को ट्रांसफर करना, ठीक है, ये सारी आपकी डिस्पोज ऑफ की डेफिनेशन में उससे आपको जितना भी नफा नुकसान हो रहा होता है वो सारा आपको कहाँ पर फॉल करता है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स कि जो कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ करने से आपको गेन्स मिलता है वो इसके अंदर जो है फॉल करता है। अब इसमें से क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? पहली बात तो ये कि हेड ऑफ इनकम ये इसको एज अ रेजुरी रखा गया है कि अगर इफ देयर समथिंग जो कि सैलरी में इंक्लूड नहीं हो रहा, अब आप कहाँ जाएंगे? आप 5वें सोर्स के अंदर आ गए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे कि मैंने बात की थी ना कि अगर आप जो है किसी फैक्ट्री को लीज आउट करते हैं विद प्लांट एंड मशीनरी तो आप उसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं कर सकते, दैट इज एन एक्सेप्शन देयर। तो वो कहाँ फॉल करेगी? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करेगी। तो जितनी भी बची कुछ चीज़ें दूसरे हेड्स ऑफ इनकम ये चारों भी और जो वहाँ से बच जाता है वो सारा यहाँ पर रहता है, तो इसको कहते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ रेसिड्यू और अदर जो भी वहाँ से बचा हुआ होता है वो सारा यहाँ पर आकर फॉल कर सकता है। तो अब जैसे इसमें क्या कहते हैं डिविडेंड्स आपके इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो अदर एक्सपेंसेस है वो कैलकुलेट बिल्कुल ऐसा है। तो वो बिल्कुल अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बोलते हैं अगर आप उनको एज अ सैलरी नहीं करेंगे बट उनको आप जो है मतलब जो भी चीज़ें वो ये लॉ रेफर कर रहा है या लॉ में लैकुनाज होने की वजह से वो हेड ऑफ इनकम कवर नहीं कर रहे तो वो सारे बचे कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो इसके अलग से स्लैब या उसके हिसाब उसमें भी अदर एक्सपेंस जैसे अदर इनकम सोर्स होता है ना किसी जगह से देने के लिए तो वहाँ पे भी पर्सनल एक्सपेंस में भी अदर क्योंकि हर चीज़ हम मेंशन नहीं कर सकते बिल्कुल ऐसी लिमिटेड चीज़ें हैं तो वहाँ पे हम लोग पर्सनल एक्सपेंस में दे देते हैं कि जितना आपका है वो आपको उसमें भी कोई चीज़ पर्सनल एक्सपेंस किया जाएगा बिल्कुल ऐसा है। तो इसके जो आपका हर हेड ऑफ इनकम के अलग अलग रेट होते हैं। अगर बिजनेस है, प्रॉपर्टी है,
कैपिटल गेन है, हर एक का अलग हेड ऑफ इनकम होगा, उनके अलग अलग से स्लैब है। इसकी अगर इतनी अमाउंट होगी तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब इसमें क्या एग्जाम्पल हो सकती है, आपके डिविडेंड्स जो होते हैं, डिविडेंड आप कंपनी की किसी शेयर है तो आप आपके डिविडेंड इनकम जो रिसीव हो रही है वो आप इसमें बहुत करते हैं। रॉयल्टीज जो आपको मिल रही है वो इसमें इंक्लूड होती है। प्रॉफिट ऑन डेप्ट, प्रॉफिट ऑन डेप्ट जो आपको रिसीव है बट नॉट एज अ बिजनेस, आप एक बिजनेस एंटिटी नहीं है लेकिन आपने प्रॉफिट ऑन डेप्ट जो रिसीव किया है। अगर आप एक बिजनेस एंटिटी होते हैं तो वो बिजनेस इनकम में फॉल करता है, बस जहाँ पर आप एक बिजनेस एंटिटी नहीं है और आपने प्रॉफिट ऑन डेप्ट जो रिसीव किया तो वो आपको काम कराएगा। ठीक है, इस तरीके से ग्राउंड रेंट होता है, आपको ग्राउंड रेंट पे करना है। ठीक है, तो वो ग्राउंड रेंट जो होता है वो भी इसके अंदर से सोशल मीडिया फॉल कर सकता है। प्राइस बॉन्ड हो गया, लॉटरीज वगैरह हो गई या क्विज वगैरह आप जीतते हैं उसके ऊपर आपको भी अवार्ड वगैरह मिलते हैं, वो सारे अवार्ड हैं अदर सोशल मीडिया, क्योंकि वो आप एज अ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो अदर चीज़ होगी। तो जो भी अच्छी कुछ चीज़ें ना वो सारी आपकी यहाँ पर आ। उसके बाद ये हमारे पास 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं जिनके तहत में सैलरी को हर हेड ऑफ इनकम का अलग स्लैब रेट होता है, टैक्सेशन की रेट होता है, परसेंटेज देंगे इतनी अमाउंट होगी 50%। ठीक है, उसके लिए मैं आपसे नोट शेयर कर दूँगा, बड़ा क्लियर टॉपिक है टैक्सेशन। उसको मैं समझता हूँ एक लेक्चर के अंदर हम कवर भी कर सकते हैं। 2-3 महीने पढ़ने के बाद भी सही से नहीं देख पाए। पूछिएगा 4th ईयर का है कोई स्टूडेंट यहाँ? कोई भी नहीं है, और सुनार भी है तो मैं आपसे फिर 8वें सेमेस्टर के बाद बात करूँगा। टैक्सेशन का बड़ा खतरनाक चीज़ होता है, हम तो सही टाइम से निकल गए बट उस बार वाला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पेपर आया था। इस बार तो प्रैक्टिकेबल क्या है उसको 2 घंटे भले आपके पास बुक्स है, आपको सारा कुछ सामने पड़ा हुआ है बट आप नहीं कर सकते। तो कहने का मकसद है कि जो लोग 3 महीने पढ़ने के बाद टैक्सेशन को हासिल नहीं कर सकते, एक पेपर 4 क्वेश्चन हल करने में तो आप 1 घंटे उससे नहीं सीख सकते। बेसिकली शॉर्ट टर्म टैक्सेस का मकसद ये था आपको बेसिक है ना, नाउ यू हैव टू वेट, यू हैव टू वॉच, आपने कुछ चलना है, आपको लॉस का बता दिया, इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क का बता दिया, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने खुद एक्सप्लोर करना, जब तक आप खुद एफर्ट नहीं करेंगे आपको नहीं। ठीक है, अब रही बात इनकम टैक्स रिटर्न्स की, हमने जैसे देखा ना बड़ा अच्छा सवाल हमने किया था कि डायरेक्ट टैक्स में हम कैसे पे करते हैं। भाई आप एक तो जब विदोल्डिंग टैक्स लग गया वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कर दिया, उसके बाद जो है आप रिटर्न फाइल करते हैं हर साल के बाद, तो 3 महीने का टाइम देता है, हम उसे बताते हैं कि मेरी इतनी इनकम थी, इतने एक्सपेंसेस थे, माइनस करने के बाद इतनी टैक्सेबल इनकम है, और उस पर भी अगर कोई टैक्स क्रेडिट्स हैं वो भी माइनस करेंगे आप। ठीक है, अप्लाई को फिर आपकी जो अमाउंट है वो तो इसको फाइल करने का तरीका क्या होता है। बेसिकली कौन कलेक्ट करता है, ये आपकी जो FBR कलेक्ट करती है, RIS के नाम से, आईरिस के नाम से वेबसाइट है, आप ऑनलाइन जाएंगे IRIS FBR लिखेंगे तो आपके पास आइए, मैं स्लाइड में लिंक दूँगा, वहाँ पर एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, हर इनकम का अलग फॉर्म होता है, तो आपने फिल आउट करके अपने गवर्नमेंट को बताना था कि मैं एम्प्लॉई हूँ या मैं एक बिजनेस मैन हूँ, मैंने इतनी इनकम यहाँ से रिसीव की है, उसके आप साथ में स्टेटमेंट भी लगाते हैं, एविडेंसेस लगाते हैं, और फिर आप बताते हैं मेरे यही एक्सपेंसेस थे, एक्सपेंसेस को आपने सब्सटेंशिएट भी करना है। सपोज आपने कोई यूटिलिटीज पे की, आप बताएं कि बिल आपका जो एग्रीमेंट का रेंट था वो भी बताएंगे, तो इस तरीके के आपको उसको एविडेंसेस स्टेटमेंट्स से प्रूफ भी आपको देंगे। तो ये एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है, बट क्या हर बंदा लायबल होता है टैक्स पे करने के? सबको टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है? नहीं, इनकम कम वाला भी करता है। इसमें बेसिकली कहते हैं सेक्शन 114 जो है ऑडियंस का, और बताता है कौन कौन से लोगों को टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, और उसकी एक एक्सेप्शन होती है जो ऑर्फन लेडीज होती हैं, लाइक ऑर्फन बच्चे वो नहीं करते, विडो लेडीज होती हैं, उनका एग्जाम्पल होती है। तो कुछ कैटेगरीज हैं जिनको एग्जाम किया गया, बाकी 114 आपको बताता है कौन सी लोगों में टैक्स रिटर्न एग्जैक्टली। यहाँ मैं बताऊँ कि उनके ऊपर भी उनको लॉन एंड टैक्सेशन दी हुई है, बट अगेन अगर वो किसी बिजनेस में है कहीं से उतनी इनफ सोचती है कि स्लैब होता है और है, फिर अगेन वो भी रिपोर्ट देना पड़ता है। टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना, तो मतलब ये जो कैटेगरीज है सेक्शन 114 में बताता है वो इज नॉट इन जो जिस पे ऑब्लिगेशन नहीं है।
टैक्स एज अ करियर जो है आखिरी चीज़ जो भी है कि टैक्सेशन में आप करियर कैसे बना सकते हैं। देखिए दिस समथिंग जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि विचुअल सर्विसेज या विचुअल स्किल्स हर बंदे के पास है। अगर मैं हूँ मुझे टैक्सेशन का काम आता है या अगर सलामत अली को जो है टैक्सेशन का काम आता है तो इज नॉट बाउंड टू एनी प्लेस ऑफिस जाए बगैर कहीं भी बैठे हुए एक विजुअल प्लेटफॉर्म के जरिए क्लाइंट उनको अपलोड करेंगे अपनी सर्विसेज फाइबर पर दे सकते हैं। टैक्सी कंसल्टेंसी आप दे सकते हैं कराची में बहुत काम है और कराची में भी अगर आपके क्लाइंट्स हैं वो कहीं भी बैठे बाहर हैं कराची में हैदराबाद में लोगों के तो आप बताएं कि हमारी लीग का ये तो टैक्स एज अ करियर एक बहुत बड़ी मार्केट है कराची में जो कि हमारे और खासतौर पर जो एजुकेशन के जो जाते हैं वहाँ पर बच्चों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता। उन्हें पता होता है कि या तो सिविल टिकेशन या क्रिमिनल इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑप्शन और कॉर्पोरेट में जो टैक्सेशन एक अलग ही आपका है तो टैक्स से करिए करके आपको मौका मिले मैं समझूँगा भले मेरी एजुकेशन में एक्सपीरियंस ज़्यादा है बट मैं लुक फॉरवर्ड कि मैंने टैक्सेशन में भी एक्सेस करना है ताकि आने वाले वक्त में अगर मुझे कहीं का पढ़ना हो या सर्विस देनी हो या एटलीस्ट अपने मामला को हैंडल करने के लिए मुझे ऐसा होगा क्योंकि जब भी कोई वो देखे ना वकील हो या मैं इंट्रेंस को फाइल कर रहा हूँ हर फैमिली में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है तो उस चीज़ को स्टेज करने के लिए आई वुड रेकमेंड कि आप कोशिश को इंटर्नशिप फिजिकली करें। ठीक है सलामत आपको बताएं कौन कौन सी है लाहौर से किया अच्छा हमारे पहले मुलाकात है क्या हमारी पहले है क्या थोड़ा आई थिंक दैट म्यूचुअल ऑन फेसबुक सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर बीइंग में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं बिकॉज इट वाज समथिंग आई थिंक मुझे एक घंटा पहले अप्रोच किया गया था। अरे MPMNS होता है MPMNS ये भागीदार होते हैं जमींदार पेट्रोल पंप्स वगैरह होते हैं इन सब को देखना क्या तो ऐसा ही है कि गुजरते हैं तो टैक्स नहीं देते हैं।